নমস্কাৰ, মই জাহিদ খান। আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠান দ্য টেল অফ টেইলাৰ্ছলৈ। ইয়াতে আমি বিশেষকৈ ফিল্ম মেকাৰ আৰু অথৰৰ ইণ্টাৰভিউ কৰোঁ। আৰু আজি আমাৰ লগত এজন বিশেষ ব্যক্তি, তেওঁ হৈছে সৰ্বজিৎ চৌধুৰী। তেখেতৰ পৰিচয়, তেখেত এজন লেখক, তাৰোপৰি তেওঁ এজন প্ৰফেচৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ কলেজ বৰ্ধমান, তাতে তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছে, তাৰ লগতে লেখা মেলা কৰে। তো তেওঁৰ দুখনকৈ কিতাপ ইতিমধ্যে পাব্লিছ হৈছে। প্ৰথমখন আছিলে স্পিকিং ফ্ৰম দ্য অটাম অফ মাই লাইফ, যাৰ কাৰণে তেওঁ 14খনকৈ বঁটা প্ৰতিলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ তেওঁ পয়ট্ৰিবোৰ লিখিছে, পদ্য লিখিছে। আৰু ছেকেণ্ড বুক দ্য স্লাগিছ ফায়াৰ, ইয়াতে তেওঁ পদ্য লিখিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ দুখনকৈ বঁটা এতিয়ালৈকে বুটলিব সক্ষম হৈছে। আৰু এই পদ্যৰ সংকলনত তেওঁ বিশেষকৈ এটা থিমৰ ওপৰত কাম কৰিছে, ডিপ্ৰেশ্যন, আৰু ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আহিব পাৰি তাৰ বিষয়ে তেওঁ এই গোটেই পইমবোৰ লিখিছে। আৰু তেওঁৰ ভাষাত ক'ব গ'লে যে এই কিতাপখন ৰে অফ হোপ। তো আজি আমি তেওঁৰ লগত বহি অকণমান সময় বাৰ্তালাপ কৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে, তেওঁৰ বাল্যকালৰ বিষয়ে, তেওঁৰ লিখা মেলাৰ বিষয়ে, এইবোৰৰ বিষয়ে আমি তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিম। তো আলোচনা তেওঁৰ লগত আৰম্ভ কৰোঁ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारा बचपन जो है असम में गुजरा, और नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर मैं एज ए होल रिलेट करूँ तो तुम्हारा बचपन करीबन अरुणाचल में भी गुजरा। तो वो थोड़ा बचपन की यादें अगर ताज़ा कर लेते तो। बचपन बहुत ही सुहाना था, क्योंकि जो प्राइम स्टेज होता है एक बच्चे के ग्रो होने का, वो मैंने नॉर्थ ईस्ट में बिताया। मेरा घर बहुत ऐसे एक लोकेशन में था, अगर आप बेडरूम से उठे तो आपको जंगल दिखे, और अगर आप डाइनिंग में जाओ तो वहाँ से आपको पहाड़ दिखे। सो ऐसा था कि आई ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर की गोद में मेरी परवरिश हुई। सबसे जो आज तक मुझे जो याद है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, स्पेसिफिकली बोलूँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तेजू के बारे में, वहाँ के लोगों का जो अपनापन था, वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मतलब मेरे मन में, मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो अभी भी छाप छोड़ गया है। वहाँ सिर्फ ट्राइबल लोगों का नहीं, वहाँ इंडिया के विभिन्न स्टेट्स के विभिन्न लोग रहते थे। ऐसा भी दिन गया है जब मेरे को बुखार आया है। मेरे मम्मी के साथ साथ और भी जो मोहल्ले की औरतें थी, वो भी रात रात जग के मेरी सेवा करना, कैसे मैं ठीक हो जाऊँ ये कोशिश करना, भगवान से प्रार्थना करना, लोगों ने सब किया है। सो इट वॉज मोर ऑफ लाइक काइंड ऑफ अ फैमिली। सो वो बॉन्ड अभी भी बहुत चेरिश होता है। अभी हम लोग, मेरे जो दोस्त थे बचपन के, अभी हम लोग स्टेट के डिफरेंट, मतलब देश के डिफरेंट जगहों में हैं। कोई बंगाल में है, कोई नहीं है, कोई बिहार में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। अभी भी जो हमारे बीच का जो कनेक्शन है, वो अभी भी तरोताज़ा है। आई थिंक ये सबसे फॉन्ड मेमोरी है मेरे चाइल्डहुड की, वो अपनापन, और वो लाइक कहीं ना कहीं अभी भी खींचता है मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा, तो असम में भी तुमने कुछ वक्त गुजारा। हाँ। तो मतलब उस टाइम पे जो तुमने यहाँ का कल्चर, यहाँ के साथ जो चीज़ देखा, और अभी जब तुम इतने साल बाद वापस आते हो, तो क्या चेंजेस नज़र आता है? मैं जब गुवाहाटी वाया जाता था, या फिर जब गुवाहाटी में आके रुकता था, यहाँ पे बहुत इतना मेन स्ट्रीम जो अभी हमारे ब्रांड्स हैं या फिर जो थे, उतना ज़्यादा था नहीं। यहाँ पे वो जो कल्चर की जो महक थी ना, असम घुसते ही वो महक ऑटोमेटिकली आ जाता था। पर अभी अब क्या बोले, ये ड्यू टू द ऑल कुडोज टू ग्लोबलाइजेशन और ऑल कुडोज टू द मेन स्ट्रीम के, अब वो हर जगह पहुँच जाते हैं। सो बहुत कुछ चेंज हो गया है। आई थिंक द चेंजेस हैपन फॉर बेटर। लास्ट टाइम मैं जब पहली बार गुवाहाटी आया इतने सालों बाद, दैट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त। गुवाहाटी स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले जो मेरा आइडिया था, वो गुवाहाटी हैज़ चेंज्ड, क्योंकि तब उतना क्लीन नहीं था। एक तरफ बाइक, एक तरफ ऑटोज नहीं हुआ करते थे। तब एक ही जगह पे सब था, मैं निकल के वहीं से ऑटो पकड़ के हम लोग जाया करते थे।
गुवाहाटी हैज़ बिकम मच मोर क्लीनर नाउ। बहुत 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 कुछ चेंज हो गया है। पहली बार आके तो मुझे लगा था कि नहीं, दिस हैज़ चेंज्ड अ लॉट, बट आई थिंक द चेंजेस हैपन फॉर बेटर। या तो एक चीज़ क्या मतलब मेरा जो कहना था कि अभी जो लोगों का जो भावनाएँ था, मतलब उस टाइम पे लोगों के साथ जुड़ना ज़्यादा आसान था या फिर अभी ज़्यादा आसान होता है? अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो तब ज़्यादा अच्छा था तब ज़्यादा अच्छा और तब ज़्यादा ईज़ी था, क्योंकि अभी शायद हम लोगों के लिए फ़ोन यूज़ करना, जी। कोई पास ना हो उससे कनेक्ट करना ईज़ी हो गया हो, हुँ, वाया फ़ोन, वाया सोशल मीडिया या व कुछ और। लेकिन जो हमारे लिए ईज़ी अभी नहीं है, अभी अभी नहीं है, वो है पर्सन टू पर्सन जाके बात करना। मुझे याद है जब कुछ हेल्प चाहिए होता था हमें, हम संकोच नहीं करते थे। जी। हम जाके डायरेक्टली अप्रोच करते थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ के लोगों में वो अपनापन है। पर अभी जब मैं वापस आता हूँ, मुझे हेल्प चाहने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। अच्छा। मे बी दैट इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड ड्यू टू द इवॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और मे बी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द कमिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी लगता है कि हमारे पर्सन्स के बीच का गैप थोड़ा बढ़ गया है। हुँ, हुँ। जो सोशल मीडिया में अपनापन होता है, वो कभी-कभार रियल लाइफ में नहीं होता है। नहीं होता। और ये सिर्फ़ आसाम या नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं है, ये आप ऐसा आप अगर होल देखें तो ये हर जगह की यही कहानी है। हुँ, अभी हुँ, हम वाया फ़ोन एक पर्सन से जितना ईज़िली बात कर सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके जितना ईज़िली बता सकते हैं, उतना मैन टू मैन कन्वर्सेशन शायद वो होता भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा तुम्हारा जो पहला किताब था, तो उसमें तो सारे पॉइंट्स हैं। हुँ। तो ये जो पोएट्री लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? उसके बिहाइंड द सिनेरियो क्या था? इसमें थोड़ा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा। पहले बता दूँ, मेरा जो चाइल्डहुड था, जी। असम से निकलने के बाद बंगाल में, या फिर नॉर्थ ईस्ट से निकलने के बाद बंगाल में, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, क्योंकि जाके वहाँ पे दो आई एम फ्रॉम बंगाल, लेकिन मेरा बचपन बंगाल में ज़्यादा गुज़रा नहीं, सिवाय आई थिंक 6 महीने के बर्थ के बाद। उसके बाद से अच्छा। मैं यहाँ पे मेरा ज़्यादातर रहना हुआ है। तो एक कल्चर शॉक तो था ही। थोड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, रैगिंग की वजह से, बहुत और भी डिफरेंट चीज़ों की वजह से, क्योंकि आई वाज़ नॉट गुड एट स्टडीज़ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ हुँ, टाइम। क्लास 10 तक वाज़ वेरी बैड एट या स्टडीज़। 11-12 में जाके जब मेरे को मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट आर्ट्स मिला, व्हेन आई फॉलोड द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, आई फ्लरिश्ड। उसके पहले नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा। मुझे हमेशा ये समझाया दिया जाता था, किसी भी बात में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, कि तुम सबसे कम हो। हुँ, तो मैंने कहीं न कहीं बिलीव करना ये स्टार्ट कर दिया था कि मैं कुछ बड़ा कर नहीं सकता। हुँ, मेरी एक टीचर थी, वो हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। उन्होंने पहले वो इंस्पिरेशन मुझ में डाला था। जब हमारे वहाँ पे एक ट्रेडिशन है, आप जब स्कूल छोड़ के जाते हो, उसके पहले हर किसी से थोड़ा बहुत नोट्स लेते हो। हाँ, तो उन्होंने मेरे डायरी में एक चीज़ लिखा था कि आज मैंने ये लिख दिया, तो आज के बाद अब जब भी आपको देखना पड़े, सिर उठा के देखना पड़े। अच्छा। तब वो बात कहीं न कहीं मेरे को मेरे अंदर घर कर गया था, तो मुझे उसको अंजाम देना था। अब बात करें पोएट्री की, ये भी मेरे शिक्षक की ही देन है। आई रिमेंबर मैंने अपनी जब पहली कविता लिखी, दैट वाज़ इन अ क्लास। हुँ, मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में ही, वर्धमान में ही, मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे मेरा फाइनल ईयर था। कमला दास के ऊपर कुछ पोएट्री हमें पढ़ाई जा रही हुँ, थी। तब ऑलरेडी तो बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो मैंने सोचा जो भी थॉट आ रहा है, क्यों ना मैं उसको पेन डाउन करूँ, हुँ, और वहीं से मेरी पोएम लिखने की शुरुआत। अच्छा। और पहला वही किताब? पहला किताब उस हमने ये नहीं बोल सकते पहला किताब उसी का रिज़ल्ट है, पर हाँ, लिखता बहुत दिन से था, पर हुँ, पब्लिश करने की हाँ, इच्छा पब्लिश करने में या लोगों तक पहुँचाने की इच्छा हुँ, फाइनल ईयर के बाद आई। अच्छा। तब लगा कि सिवाय पढ़ाई के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सब कोई तो कुछ ना किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, सच हुँ, मेरा भी क्वालिटी हो। हुँ, तो वो तब मेरे अंदर आया कि नहीं, जब मैंने पहले अपना किताब नहीं लॉन्च किया था, मैं पहले फ़ेसबुक में पोस्ट करता था पोएट्री लिख के। हुँ, लोगों के अच्छे रिएक्शंस आते थे, लोग कहते थे कि अच्छा लिखते हो। वहीं से धीरे-धीरे सोचा कि चलो अगर ये हो रहा है तो क्यों किताब का फ़ॉर्म नहीं दिया जाए। हुँ, अब आप बोले कि नॉवल लिखने की इच्छा, वो बहुत दिनों से थी, हुँ, बहुत दिन अभी भी है, अभी भी चल रहा है काम उस पे। हुँ, तो मैं नॉवल के लिए ही मैं आई वाज़ सर्चिंग फॉर पब्लिशर्स। हुँ, हुँ, तो अचानक तभी मुझे ब्लू रोज़ पब्लिशर का नाम फ्लैश हुआ मेरे फीड में, एंड दे वर कलेक्टिंग पोएम्स एट दैट टाइम।
तो मैंने सोचा मेरे पास इतने सारे हैं, बाय द टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन 54-55 पोएम्स। मैं सोचा वो लोग वो ले भी रहे हैं 55 पोएम्स का, देवर स्पेसिफिक मेंशन कि इसका कलेक्शन हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो मैं खुद का क्यों ना दूँ। भाग ने साथ दिया, एक्सेप्टेड हो गया मेरा मैन्युस्क्रिप्ट, एंड फ्रॉम देयर मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया धीरे-धीरे। अब मेरा ट्रेजेडी भी यही था कि मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया और लॉकडाउन पब्लिश हुआ और 3 महीने के अंदर लॉकडाउन। तो एक बहुत ही डल फेज़ गया लॉकडाउन के कुछ महीनों में। फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने काम को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करूँ। तो फिर धीरे-धीरे बुक का प्रचार होता गया, लोगों ने उसको प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। मुझे अभी भी लोग मेरे किस्से दूसरे किताब से ज़्यादा पहले किताब से जानते हैं। तो क्योंकि वो एक मतलब माइंड चेंजिंग था सबके लिए कि जो बंदा लास्ट बेंच पे बैठ के कुछ ना कर रहा हो, वो अचानक से बुक लिख ले, एंड बुक के लिखने के साथ-साथ उसको बुक को सब लोग सराहा रहे हैं। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था शायद। उसके बाद से ही अब धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं और एक सवाल यहाँ से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा जो बचपन था वो ट्रॉमेटिक था, हाँ, तो क्या ये जो तुम्हारा सेकंड बुक द स्लैगिश फायर, हाँ, कि उसमें भी डिप्रेशन की बातें हाँ। कहा गया और हाउ टू कम आउट ऑफ दैट, हुँ, तो उसके बारे में लिखा गया है वहाँ पे, हुँ। तो क्या वही रीज़न था कि मैं ये किताब लिखूँ? हाँ, दूसरा किताब बहुत ही प्लान्ड था। पहली किताब की तरह इट्स नॉट जस्ट अ पब्लिकेशन, बहुत ही प्लान्ड वे से मैंने ये पब्लिश करना चाहा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं पोएम्स पब्लिश कर रहा हूँ तो रैंडम पोएम्स को एक साथ नहीं मर्ज करके कुछ थीमेटिक लिखा जाए। थीमेटिकली। एंड लॉकडाउन के थ्रू आई वाज़ जब लॉकडाउन चल रहा था, सो आई वाज़ डायग्नोस्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। उस टाइम पे एक बहुत ही मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर मेरे लिए हो गया था। काउंसलिंग चल रहा था एंड आई वाज़ ट्राइंग टू ओवरकम माय ट्रॉमा, जो भी घटा मेरे साथ बचपन में, उन सब के साथ। तो निकलते-निकलते सोचा कि अगर मेरा उससे निकलने का ज़रिया ही मेरा लेखनी था। मैं अपने पेन के ज़रिए, मेरे पोएम्स के ज़रिए मैं उससे निकलने की कोशिश करता था। तो कहीं न कहीं सेकंड बुक प्लान था कि जब ये मैं ऐसा नहीं प्लान था कि ये पोएम जाएगा, बट जब मैं लिख रहा था तो मैंने सोचा कि अब जब ये एक थीम ऑर्गेनाइज़ करके मैंने जब पोएम्स लिख लिया है, अब जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोएम्स हैं, क्यों ना मैं उसे पब्लिश करूँ। और जनरली मेरा सेकंड बुक कोई पब्लिशर के पास नहीं गया था। इट वाज़ अ 21 डेज़ राइटिंग चैलेंज जो बुकलिफ पब्लिशन तब ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो आपको 21 दिन में 21 पोएम्स लिखने हैं। अगर वो 21 पोएम्स आपके सिलेक्टेड हो गए, तो आपका बुक तो आएगा। ऐसे होल मतलब नहीं 31? नहीं, आपको हर एक दिन एक-एक पोएम अपलोड करना है। आप एक साथ 21 पोएम नहीं अपलोड कर सकते। और हर पोएम मतलब एक्सेप्ट होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। दे विल गो थ्रू योर कलेक्शन, इफ इट इज़ एक्सेप्टेड देन आपका बुक आएगा। ओके। तो वो भी वहाँ पे मैंने और वो जो पोएम था ना वो बहुत रॉ था इमोशन में। कि उसमें सारे दुःख, दर्द जो भी हुआ था मेरे साथ, वो सब कुछ वहाँ पे मैंने मतलब उड़ेल दिया था सब कुछ। तो उसकी वजह से शायद उन लोगों को वो रॉनेस अच्छा लगा हो। सो वहीं से धीरे-धीरे सेकंड बुक का निर्माण हुआ, वो लोगों तक पहुँचा। लोग उसे भी बहुत ही बहुत पसंद कर रहे हैं अभी तक। हाँ, जी, बहुत सही। और एक बात है कि ये अभी कोई दूसरा प्लान है कि अभी तो ये सारे पॉइंट्स लिख लिया कि तुमने बताया कि नॉवेल्स का भी प्लान है, क्या मतलब बहुत जल्द आने वाला है कुछ वैसा अम, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप बोले कि गद्य लिखने की बात, तो वो तो ऑलरेडी कुछ पब्लिश्ड हैं, छोटे-छोटे शॉर्ट स्टोरीज़। बट हाँ, अगर आप कहें तो नॉवल, वो मैंने उसका तो बहुत दिनों, बहुत सालों पहले से काम चल रहा है, पर अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। सो मे बी इन अ ईयर, क्योंकि उसको मैं बहुत सिंस वो इट हैज़ बिकम लाइक माय चाइल्ड, मेरे बच्चा जैसा हो गया वो। तो उसको मैं बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही आन बान शान के साथ मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो इसके लिए मैं राइट एसोसिएशन और बहुत कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। सो सब जब एक साथ हो जाए, करेक्ट टाइम मुझे लगे नहीं अब ये ठीक समय है मेरे नॉवल को लॉन्च करने का, दैट टाइम आई विल डू दैट। मे बी दैट विल कम इन अ ईयर और टू। बेस्ट विशेस रहा उसके लिए। थैंक यू। और एक चीज़ होता है कि बहुत सारे राइटर होता है जैसे कि अगर मैं फिल्मों के लिए लिखता हूँ तो मेरा टाइमिंग होता है, मैं ज़्यादातर रात को लिख पाता हूँ, मतलब मेरे दिमाग रात को काम करता है, पता नहीं हर कोई जब सो जाता है तब मेरा दिमाग काम करना शुरू होता है। तो कई सारे मैंने राइटर्स को देखा कि कुछ मतलब
सब्सटेंस भी चाहिए, हाँ, हर किसी हाँ। को अलग-अलग सब्सटेंस का ज़रूरत होता है। तो वो तुम्हारे लिए क्या चीज़ है कि वो सब्सटेंस तुम्हारे लिए काम करते हैं? फिर वो क्या समय है दिन का जब तुम लिखना पसंद करते हो या फिर दिमाग खुल जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस टाइम पे कर सकता हूँ? और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं, पहले जब हम लोग शुरू करते हैं, हुँ, तो मेरे साथ तो ये हुआ है, इसीलिए मैं शायद पूछ रहा हूँ कि जब हम शुरू करते हैं तब हमें कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, हम कहीं पे हुँ, भी बैठ के लिख सकता है। हुँ, और जब हमको थोड़ा-सा एस्टेब्लिशमेंट मिल जाता है या हुँ। फिर थोड़ा-सा सक्सेस मिल जाता है, तब हमको पता नहीं अचानक से थोड़ा-सा एक चेंजेस आ जाता है कि फ़ील होता है कि एक एनवायरनमेंट चाहिए शायद। तो क्या तुम्हारे साथ भी वो जैसा सारा चीज़ होता है क्या? हाँ, सबसे पहले सब्सटेंस का तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ आई एम क्लीन चिट ऑन दैट हाँ, फैक्ट। बट अगर आप कहें कि एनवायरनमेंट, हाँ, ये रिक्वायरमेंट मेरा कभी था नहीं, हाँ, एज़ यू सेड इनिशियली। अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इसी एनवायरनमेंट में बैठूँ, इसी चेयर पे हुँ, बैठूँ, इसी टेबल पे लेट बैठूँ, ये पेन लेके लिखना शुरू कर दूँ, लिख पाऊँगा। बट हाँ, अगर आप पूछे तो मैं अपने घर के कम्फ़र्ट में ज़्यादा अच्छा लिख अच्छा। पाता हूँ। सो मे बी वो एक नेसेसिटी हो सकता है कि मैं घर के कम्फ़र्ट में बैठूँ, तब मेरा दिमाग ज़्यादा खुलता है। दिन का कोई पर्टिकुलर डे ऐसा नहीं है। आप अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है, तो हुँ, आई जस्ट राइट डाउन माय थॉट्स। ओके। मुझे लगता है कि अगर मैं इस थॉट को किसी पोएम का आकार देना चाहता हूँ या फिर इस थॉट से कोई शॉर्ट स्टोरी आ सकता है या फिर कोई नॉवेल में मैं इस चीज़ को इंक्लूड कर सकता हूँ। हुँ, ये सब आता है रैंडमली, टू बी वेरी मैं बहुत अनऑर्गनाइज़्ड हूँ इस बारे हुँ, में, बहुत रैंडमली आता है। तो हाँ, मैं उस थॉट को आई जस्ट पेन इट डाउन। जब समय मिलता है तब उस पे सोच के, थोड़ा और सोच के देन तब मैं जाके लिखता हूँ। हुँ, और लिखना किसी भी टाइम पीरियड पे हो सकता है, जब मैं हुँ, खाली बैठा हूँ दिन में या फिर जब मुझे लगे कि मेरा क्लासेस ओवर हो गया, हुँ, नाउ आई कैन राइट, तब मैं लिखता हूँ। या फिर रात को हो, शाम को हो, उसका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, बट हुँ, हाँ, मेरा ये कुछ नेसेसिटी है। और पता नहीं है मेरा गुण है या ये मेरा दोष है, बट मैं जब तक मेरा क्रिएटिविटी मेरा साथ ना दे, हुँ, मैं लिखना पसंद नहीं करता। हुँ, जस्ट फॉर राइटिंग से शेक और हुँ, फॉर जस्ट पीपल प्लीजिंग, ये हुँ, लिखना मेरे तरफ से हुँ, नहीं आता है। मुझे मैं जो भी लिखूँ, उसके लिए मुझे पहले वो क्रिएटिव फ्लो मेरे अंदर आना बहुत हुँ, ज़रूरी है। हुँ, अगर वो क्रिएटिव क्रिएटिव फ्लो मेरे अंदर काम कर रहा है, तो मैं किसी भी वक़्त लिख सकता हूँ। हाँ, और जब वो नहीं है, हुँ, व्हिच वी ऑफ़न कॉल एज़ ऑथर्स ब्लॉक, हुँ, हुँ, जब वो आ जाए, हुँ, तो तब मैं नहीं लिखता। जस्ट आई डोंट राइट बिकॉज़ मैं अपने काम के क्वालिटी के साथ कभी हुँ, सैक्रिफाइस नहीं करता। आई जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, हुँ। तब लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा और एक बात ये जो बोला था कि डिप्रेशन में थे, हाँ। उस पीरियड में और अभी सारे चीज़ हो जाने के बाद, हुँ, अभी जब उससे उभर के आए, तो अभी क्या फ़ील होता है मतलब उस टाइम के बारे में सोच के कि अ, लोग हमेशा बोलते हैं कि लोगों का जो प्रेज़ेंट टाइम होता है, हुँ, वो हमारे खुद के देन है। मतलब हम हुँ, जैसे सोचते हैं हमेशा लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस वो खुद के साथ रहता है। हुँ, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो खुश हुँ, रह सकते हैं। हुँ। तो मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं होता, मेरे साथ तो नहीं होता कि मैं कभी-कभार खुश रहना चाहता हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुद को फ़ोर्स नहीं कर सकता, हुँ। ट्राई करूँ भी तो। तो इस बात के ऊपर तुम कहना क्या चाहते हो कि लोग क्या अपने हिसाब से खुश रह सकते हैं? ये ना बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है। सबसे पहले जब हम लोग काउंसलिंग शुरू करता है कोई, जब जो मेरे काउंसलर हुँ, थे, उनका पहला जो पॉइंट था, वही था कि हमें हमेशा खुश नहीं रहना है। हुँ, ओके। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे हुँ, अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। जी, कभी हमको गुस्सा आएगा, कभी हम दुखी दुखी होंगे, कभी हम बहुत खुश होंगे, कभी हमको लगेगा कि अब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जो प्राइमरी स्टेप होता है ना, वो होता है जो हम फ़ील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना। जी, वो सबसे बड़ा प्राइमरी स्टेज होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। हम जी, लाइफ़ के साथ जूझ रहे हैं हर एक मिनट, हर एक सेकंड। लाइफ़ में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जी, जब खराब चल रहा है, उस खराब को अगर हम एक्सेप्ट कर लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, कोशिश करें। तो ऑटोमैटिकली हम लोग वो ठीक करते हैं। हुँ, मैं यूनिवर्स के पावर में और श्री कृष्ण पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जब भी मेरा पर्सनल खराब टाइम जाता है, आई जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई से टू यूनिवर्स कि जो भी मेरा खराब समय अभी जा रहा है, आई एक्सेप्ट दैट, हुँ, बट आप मुझे मार्ग दिखाएँ, हुँ, जिससे मैं ये खराब समय को सॉल्व कर पाऊँ। सॉल्व कर पाओ। जी, और मुझे पता नहीं क्यों ऑटोमैटिकली वो रास्ते मेरे सामने खुलने लगते हैं, हुँ, जिससे धीरे-धीरे वो खराब समय
जाने लगता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सेप्ट करें कि हमारे साथ क्या खराब हो रहा है एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग देम। हमारा जनरल प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ खराब हो रहा है, बट हम उस फ्रस्ट्रेशन में जीने लगते हैं कि जी, मेरे साथ ही क्यों खराब हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। जब हमारे साथ ठीक होता है तब तो हम क्वेश्चन नहीं करते, नहीं करते। तब तो हम उसको एंजॉय करते हैं ना। जी, तो खराब को भी एक्सेप्ट करो कि जी, हाँ अभी मेरे साथ खराब हो रहा है फॉर द टाइम बिंग, ये भी एक फेज है, ये चला जाएगा। हुँ, लाइफ में हर एक फेज होता है। जैसे आपने बात की मेरा डिप्रेशन फेज का, तब मैंने खुद को बहुत कोसा। हुँ, तब उन्होंने मुझे कहा, जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ फेज, इट विल हुँ, ऑल्सो गेट ओवर, जैसे तुम्हारी लाइफ के बाकी फेजेस ओवर हुए। हुँ, जस्ट बी पेशेंट हुँ, एंड जस्ट सोचो कैसे तुम इसको ठीक कर सकते हो। मेरा वही रवैया रहा हमेशा डिप्रेशन की तरफ। मैं नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेशन से ओवरकम हो गया हूँ कंप्लीटली, अभी भी नहीं। हुँ, आई एम स्टिल इन द हीलिंग स्टेज। बट अब ये क्या तुम डिप्रेशन से ओवर कर रहे हो मतलब एवरी टाइम यू आर स्माइलिंग, एवरी टाइम यू आर, नो, हुँ, आई एम अ हुँ, ह्यूमन बीइंग। या मेरा आई टू हैव बैड डेज, हुँ, मेरा भी खराब दिन जाता है जाता है। एंड दैट इज नॉर्मल। या ये जब हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं ना, हुँ, वो खुश रहने का प्रेशर कम जाता है। हुँ, ये मतलब एक तो जिंदगी में प्रेशर की कमती नहीं है, देन यू पुट एडिशनल प्रेशर ऑफ एडिशनल हमेशा प्रेशर, खुश रहने के खुश लिए। रहने के लिए। जो या है उसे एक्सेप्ट करो, अभी हुँ, खुशी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इट्स दैट्स ओके। इट, या दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हुँ, ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हमेशा खुश रहना इज नॉट पॉसिबल फॉर या एनी ह्यूमन एनी बीइंग। ह्यूमन बीइंग। अब अगर आप संत महात्मा के पोजीशन में चले जाओ, जब हुँ, आपको कुछ किसी से फर्क नहीं पड़ता, हुँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ और दैट्स हुँ, अ डिफरेंट स्टेज ऑफ एनलाइटमेंट हुँ, जो हम लोग अचीव कर लेते हैं। पर वो तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल राइट? नहीं है। या सो एक्सेप्ट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, एक्सेप्ट दैट। उससे ना जो फ्रस्ट्रेशन होता है हम उसको गिव इन में कम करेंगे हुँ, और एक शांति होता है कि हाँ हुँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी खराब समय चल रहा है, इट विल गो ओवर। हुँ। कुल मिला के बात ये है कि लोगों को सोचना चाहिए कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो हाँ, और हजार दरवाज़े दरवाजे भी खुल खुलेंगे, खुल जाएँगे, अभी नहीं खुल रहा है बट वेट, खुल जाएँगे। 5 दिन 10 दिन 1 महीने में खुल खुल जाएगा। जाएँगे, जी। अ, और एक बात होता है कि डिप्रेशन के बारे में लोग असल में बात भी नहीं करना चाहता है और मैं काफ़ी ऐसा लोगों से भी मिला जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट अगर बोलूँ कि लोग अगर चाहते हैं तो खुश रह सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है थोड़ा-सा कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर लेते कि डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ है। लोग डिप्रेशन में बहुत कुछ कर देते हैं, लोग सुसाइड तक कर देते हैं। एक तो ये चीज़ है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये काउंसलिंग वगैरह में लोग विश्वास ही नहीं रखते। तो इसके बारे में क्या ख़्याल है? मतलब लोगों को क्या तुम कहोगे कि क्योंकि तुमने इस चीज़ों से गुज़रा, हम्म, तो तुमने काउंसलिंग भी लिया, तो लोगों कहना 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 चाहोगे जो लोग मतलब ये डिप्रेशन में मतलब अभी ये वक़्त गुज़ार रहे हैं, उन लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए या फिर खुद से कर सकता है? देखिए अगर हम खुद की काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं तो डॉक्टर्स नहीं होते, 100% नहीं होता जी। है ना? हाँ, काउंसलर्स की एग्जिस्टेंस जीरो। हुँ, अब हमें एक चीज़ समझना होगा कि जैसे हमारा जब फिजिकल कोई पेन होता है, हमारा पैर टूट गया, पैर में टूट गया, फीवर है, कुछ भी है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते जी, हैं। मेंटल इलनेस भी सिमिलरली है, हुँ, जस्ट ये दिखता नहीं है, हाँ, इट्स अ मेंटल पेन बट नॉट अ फिजिकल पेन, इसीलिए लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे जब आई केम एंड टॉक्ड अबाउट माय डिप्रेशन ओपनली, बहुत लोगों ने ये सोचा कि ये अब ये ऑथर बन गए, इसको ये हुँ, पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। हुँ, बट मुझे पता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अगर मैं अपने डिप्रेशन के बारे में, अपने ट्रॉमा के बारे में खुल के बात ही नहीं कर पाया, तो हुँ, मैं उसे हील कैसे होऊँगा? हाँ। नहीं सबसे शुरुआत भी तो वहीं से हुआ, हाँ, पब्लिसिटी स्टंट कैसे रहेगा वो अब चीज़? कैसे रहेगा? हुँ, अब एक चीज़ बहुत दुखद है कहने को बट ये सच है कि डिप्रेशन मतलब लोग सोच लेते हैं कि एक बंदा हमेशा चुपचाप गुमसुम एक हुँ, कोने में बैठा रहेगा। इवन अगर आप कभी कोई मोटिवेशनल देखें वीडियोस हुँ, यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो, कॉन्स्टेंटली ऐसे वीडियोस फ्लैश होते हैं, कोई बच्चा अपना सिर पकड़ के रो रहा है, कोई हाँ, अंधेरे रूम में बैठा है, वैसा डिप्रेशन एग्जैक्टली नहीं होता। स्टीरियोटाइप बना दिया है पूरा उसको कि स्टीरियोटाइप बना दिया इसको। हुँ, जब मैं डिप्रेशन के थ्रू था, मैंने सब किया, सवेरे उठ के काम अपना, तब आई वाज गोइंग थ्रू मैं अपने मास्टर्स के क्लासेस, बुक लिखना, तब हुँ, मतलब तब मैं लॉकडाउन होने के बावजूद भी मेरा करियर बहुत स्टेडी हुँ, फास्ट हुँ, जा रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, ये सब तभी हुआ। जी, तो डिप्रेशन जब होता है ना, तब एक बंदा मुस्कुराता भी है हुँ, हाँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस वक्त किसी से बात करना। और जैसे हम बात कर रहे हैं,
अगर वो करेक्ट पर्सन ना हो, बहुत कुछ गलत होता है, बहुत हम्म, कुछ गलत हो सकता है, बहुत जी। कुछ, जिसका मैं आइडिया भी नहीं है। आपने कहा सुसाइड, हम्म, इवन आई एम ऑल्सो सुसाइडल सर्वाइवर। हम्म, मैंने 2 टाइम्स मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी जान ले लूँ, हम्म, बिकॉज़ एट दैट पॉइंट आई हैड नोबडी टू टॉक टू। तो बट देन आई रियलाइज़ जब भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा है, किसी काम के लिए भेजा होगा, हाँ। वो कंप्लीट कर लो, फिर वो अपने आप अपने पास बुला लेंगे, हम्म, है ना? दैट इज़ अ yeah, फैक्ट, क्योंकि हम yeah, यहाँ पे आते हैं कोई ना कोई काम हाँ करने के हाँ लिए। हाँ, I was lucky enough to get those right kind of support in the form of friends, in the form of doctor. सबको इतना लकी नहीं होता है। हमें हम्म, इसके बारे में और खुल के बात करना है जी। कि, और सबसे पहले तो मान्यता देनी है कि ये एक इलनेस है। हम्म, फिजिकली नहीं दिखता है, बट मेंटली ये बहुत घाव करता है। हाँ। अगर हम लोग कभी मेंटल जो ये इलनेस है, या फिर मेंटल इलनेस बोलना गलत होगा, या फिर डिप्रेशन है, या फिर जो भी है, इसको जब हम अगर इसको आप फिजिकली कोई रूप देना, आप विश्वास नहीं कर सकते शरीर में कितने घाव होंगे। हम्म, वो जो दृश्य आपके सामने होगा, हम्म, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो इस दौर से गुजर चुका है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। हम्म, समय सो हमें इस चीज को पहले मान्यता देनी है कि इट्स अ इलनेस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसका भी तोड़ है, जैसे बाकी सारे कुछ इलनेसेस का है जो फिजिकल है, जैसे फीवर हो गया, कुछ और हो गया, इसका भी तोड़ है। उसको एक्सेप्ट करना है हमें। जी। ये करके डॉक्टर्स हैं तो इसीलिए ना। हाँ। ये बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है। जैसे जब मैंने पहले अपनी काउंसलिंग की बात छेड़ी सबसे, दे वर लाइक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं? हम्म, मैंने कहा ऐसे डॉक्टर्स होते हैं तभी वो लोग अपना पेट पाल रहे हैं। हाँ हाँ, दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली डूइंग सम इनकम आउट ऑफ मी, यस राइट? यस। तो हेल्पिंग मी एंड टेकिंग सम इनकम, तो ये तो है, दिस इज एन एग्जिस्टिंग थिंग। लोग विश्वास ही नहीं जानते ही नहीं विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा इतने पैसे उसे क्यों दे, मेरे दोस्तों में से किसी ने कहा कि इतने पैसे उसे क्यों दे रहा है, तो मुझे दे दे। है। मैंने कहा अगर तू वो काम कर पाए तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। है ना? डॉक्टर, हाँ, आई अंडरस्टैंड, एक दोस्त से बात करना या किसी से बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर दोस्त हमारे हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो नहीं है। सकते। हाँ, वो प्राइमरी जगहों पे जहाँ प्रॉब्लम है वो हमें संभाल सकते हैं, तो उसका क्योर हमें डॉक्टर के पास ही मिलेगा। अच्छा। सो गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट इज नॉट अ बैड थिंग। ये सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना, इट्स अ वेरी नॉर्मल, ये बहुत ही नॉर्मल है। जैसे हम लोग पेट के रोग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर के लिए जाते हैं, या किसी चीज के लिए जाते हैं, जैसा नॉर्मल है, going to a counselor is equal important. इसमें हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, and you don't have to make a huge cry out of it. हाँ। एक्चुअली इसके बारे में मुझे एक बात याद आया। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो मतलब काउंसलिंग किया, तो उसने मुझे उसके बारे में बात किया, मेरे साथ काफ़ी क्लोज है, लेकिन उसने इसके साथ और एक बात बताई कि किसी और को मत बताना कि मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ। तो That's the stigma. हाँ, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पे मैं सोचता हूँ कि एक मिसकम्युनिकेशन है, कि मतलब वो डरते हैं कि लोग अगर सुनेंगे तो सोचेंगे मैं पागल हुआ हूँ, हाँ, ये तो है ना? लोगों का कॉमन आइडियोलॉजी हो गया है। हम्म, ये दिस इज नॉट ओनली योर फ्रेंड, ये मैं भी हूँ। जब मैंने अपना काउंसलिंग का मैं पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं, बिकॉज मुझे भी तब डर लग रहा था लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, बट जब मैंने स्टार्ट किया बात करना, तो तब मैंने बात करना स्टार्ट किया, तब लोगों ने मुझे कहा कि सबको मत बताओ। हम्म, मैंने कहा मैं तो कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, हम्म, मैं किसी का खून नहीं कर रहा, किसी के जायदाद नहीं हड़प रहा हूँ, किसी को मैंने ठगा नहीं, तो मैं क्यों डरूं और हाँ, किस चीज़ को छुपाऊं। अगर दीपिका पादुकोण इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके अपने डिप्रेशन के बारे में इतने ओपन फोरम्स पे बात कर सकती है, अलग एक फाउंडेशन खोल सकती है, हम्म, तो मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं क्यों नहीं बात, मतलब मैं तो आम आदमी हूँ, मैं क्यों ना बात करूँ। जी, और अगर किसी को मेरे काउंसलिंग की वजह से या फिर मेरे मेंटल इलनेस की वजह से मुझे जज करना है, तो उस पर्सन का मेरे घर पे या मेरे लाइफ में रहने में ही बेहतर है। बेहतर। क्योंकि ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो मेरे, या फिर ऐसे कनेक्शंस मुझे नहीं चाहिए जो मुझे इसके लिए जज करे। हम्म, एंड दीपिका पादुकोण से मुझे याद आया, जब मुझे पता नहीं था कौन सा डॉक्टर सही है या गलत, हम्म, उनका जो फाउंडेशन था, द लिव लव लव फाउंडेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहीं से मुझे मेरे पहले डॉक्टर की खोज मिली। अच्छा, She was doing my counseling for 6 years. Then I changed the doctor because then again I tried to take my life. So then I thought, no, it's not working. I need to change the doctor. And the second doctor, finally, I can say I am not at that peak phase anymore. So उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला,
So I think if she being a celebrity can talk about, every person can talk about. लोग उन्हें भी कहते हैं कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है, अटेंशन बटोरने की चीज़ें हैं, बट नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। उन्होंने ये नॉर्मलाइज करने के लिए कहा था, क्योंकि हम लोग अभी भी इंडिया में जो बॉलीवुड के साथ होता है वो नॉर्मलाइज ज़्यादा करते हैं, तो मे बी दैट वाज हर स्टेप अहेड टू नॉर्मलाइज डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस। एज सिंपल एज दैट, इफ शी कैन टॉक अबाउट, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट। और हम इसके बारे में जितना बात करेंगे, ये उतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कम होगा। जी। अच्छा, तुम्हारी ये जो 2 किताबें हैं, 2 किताब ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। ओके, मैं लिंक दे दूँगा वहाँ पे। ओके, ओके, थैंक यू मेरे साथ बात करने के लिए, बहुत थैंक टाइम यू सो दिया। मच फॉर हैविंग मी। या थैंक ইউ ছ' মাচ। তো এয়া আছিলে সৰ্বজিৎ চৌধুৰী, অথৰ প্লাছ এজন ভাল প্ৰফেচৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ কলেজ বৰ্ধমানৰ। তেখেতৰ লগত আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ বিভিন্ন বিষয়ত। তেওঁ ক'লে আৰু বিশেষকৈ মেণ্টেল ইলনেছ, ডিপ্ৰেশ্যন, তাৰ বিষয়ে তেওঁ ভালেখিনি আলোকপাত কৰিলে, তেওঁ ক'লে। আৰু বিশেষকৈ মেণ্টেল ইলনেছ, ডিপ্ৰেশ্যন, তাৰ বিষয়ে তেওঁ ভালেখিনি আলোকপাত কৰিলে। তো মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই ইণ্টাৰভিউখন ভালে পালে। তো আমি আগলৈ আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান আৰু বেলেগ ৰাইটাৰ অথবা ফিল্ম মেকাৰৰ লগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ কাৰণে মই জাহিদ খান আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।